हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली लॉ। अच्छा, मुझे जो है वो काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप जो है वो लॉ गेट का सेशन स्टार्ट करें ऑनलाइन, और जो है वो जूम के थ्रू या फिर यूट्यूब पे आप लेक्चर्स अपलोड करें। तो काफ़ी दिनों से जो है वो मेरा शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा था, तो मैं जो है वो किसी को रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाई और वीडियोस भी अपलोड नहीं कर पाई रिगार्डिंग लॉ गेट। लेकिन अब से जो है वो लॉ गेट का सेशन हम करने जा रहे हैं, जो कि मई में जो है वो टेस्ट होगा लॉ गेट का। एंड आई बिलीव मई के जो सेकंड वीक होगा उसमें जो है वो आपका लॉ गेट का टेस्ट हो जाएगा। तो ये जो है वो अप्रोक्सीमेटली पूरा मंथ है हमारे पास फॉर द प्रिपरेशन। और आज जो है वो हम लॉ गेट का जो पोर्शन है सीपीसी वाला उसको कवर करेंगे, और स्पेसिफिकली ऑर्डर 9 ऑफ द सीपीसी को हम देखेंगे। तो अच्छा, इसमें जो है वो मैं पहले तो आपको बेयर जो एक्ट है उसकी जो है वो वर्ड बाय वर्ड आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वो कह क्या रहा है बेयर एक्ट। क्योंकि अगर आप देखें तो लॉ गेट में जो है वो बेयर एक्ट से ही क्वेश्चंस बनते हैं। आपका कोई भी जो है वो ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो कि आउट ऑफ द सिलेबस हो, आउट ऑफ द बुक हो, या जो बेयर एक्ट से ना हो। वो एज इट इज जो बेयर एक्ट है आपका, उसी को कॉपी पेस्ट करके उसका पेपर क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। उसमें एक या दो लफ्ज जब वहां पे मिस कर देते हैं, दैट मीन्स कि सपोज कर लीजिए वो शेल का लफ्ज हटा देंगे, और फिर आपको ऑप्शंस दे देंगे कि कहाँ पे जो है वो यहाँ पे क्या शेल आएगा, मे आएगा, शेल नॉट आएगा, मे नॉट आएगा, क्या आएगा। तो और काफी जो है वो मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पेपर जो है वो बहुत इजी है अगर आपने बेयर एक्ट्स अच्छे तरीके से पढ़े हों। तो अगर आपको बेयर एक्ट्स का पता है कि बेयर एक्ट्स में जो है वो क्या वर्डिंग यूज की गई है, तो इसीलिए जो है वो मैं जो लेक्चर्स दूंगी रिगार्डिंग लॉ गेट, उसमें मैं बेयर एक्ट्स के ऊपर ही फोकस करूंगी, और वर्ड बाय वर्ड जो है वो आपका फोकस उसी तरफ लेके जाऊंगी जहां से आपका सवाल बन सकता है, एक्सपेक्टेड है। क्योंकि जब आपका एक प्रैक्टिकली आप देख चुके होते हैं कि पेपर किस तरह से आया था, और प्रीवियसली जो हम पास्ट पेपर्स देखते हैं उसमें भी अगर आप देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो जो पेपर बनाने वाला बंदा बैठा होता है वो किस तरह से बनाता है। तो जब आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो मैं इसको किस तरह से पढूं कि मुझे जो है वो खुद ही पता चल जाए कि इससे ये सवाल बन सकते हैं, इससे ये सवाल जो है वो आ सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन से। सो स्टार्ट करते हैं सीपीसी से। अच्छा जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीपीसी के ऑर्डर 9 से कि ऑर्डर 9 कहता क्या है। तो बेसिकली जब मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगी कि सीपीसी का सिलेबस क्या होता है, क्या क्या जो है वो इंक्लूडेड है इन योर लॉकेट सिलेबस, और ऑर्डर 9 स्पेसिफिकली किस चीज से डील करता है, और ऑर्डर 9 में से क्या क्या एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं जो कि बन सकते हैं, और जो प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनमें आ चुके हैं, उसको जो है वो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि मार्क्स मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होती है सीपीसी के लिए, वो आपका जो है वो 20 मार्क्स सिर्फ आपको सीपीसी से मिलते हैं। अच्छा, इसका फायदा ये है कि सीपीसी का जो सिलेबस है वो कम है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, और इसके मार्क्स आपके ज्यादा हैं। तो अगर आप जो है वो सीपीसी के जितना भी सिलेबस है, फुल सिलेबस, अगर वो आप सारा ही कवर कर लें और आपको कंफर्म हो कि इसमें से एटलीस्ट 20 या 18 मेरे मार्क्स आ जाएंगे, तो ये जो है वो एक बहुत ही अच्छी बात होगी आप सबके लिए। क्योंकि मतलब 18 मार्क्स एक पोर्शन से आ जाना, और फिर बाकी जो सिलेबस है उसमें से भी मार्क्स आ जाएंगे, तो 50 वाला जो पासिंग क्राइटेरिया है वो इजीली आप कर लेंगे। लेकिन अगर आप जो है वो सीपीसी को बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे और कह रहे हैं कि हम जो है वो 50 अदर सब्जेक्ट से ले लेंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल भी होगा, क्योंकि ये बहुत इजी है एज कम्पेयर टू अदर जो भी मतलब है सब्जेक्ट्स वहाँ पे। तो सिलेबस इसका क्या है, पहले जो है वो प्रियम्बल है, प्रियम्बल टू सेक्शन 12, कंटिन्यूअसली प्रियम्बल से चलते हुए आपको आना है सेक्शन 12 तक। ये सारे सेक्शंस इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब प्रियम्बल से भी इस बार जो है वो सवाल बना था, और वो किस तरह से बना था वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी, जो हमारा सेक्शन पोर्शन वाला जो है वो लेक्चर होगा रिगार्डिंग लॉ गेट। और उसके बाद सेक्शन 15 to 20 जो सेक्शन ऑफ कोर्ट से डील करते हैं, अब सेक्शन 15 का सवाल भी इस बार लॉ गेट में आ चुका है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 47, 75, 96, 104, 115 एंड 151, इनसे भी जो है वो क्वेश्चंस। अच्छा, ये जो इंडिविजुअल सेक्शंस है ना, जैसे 47 है, 75, 96, इसमें से लाजमन क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चंस। अगर आप ये 6 सेक्शन पढ़ेंगे तो 6 मार्क्स आपके कंफर्म्ड है।
ठीक है, 15 to 20 वाले में से 2 सवाल मोस्टली आ जाते हैं, तो 6 + 2 मीन्स 8। और जो है वो 2 आपके ऊपर वाले सेक्शंस में से आ जाएंगे, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन जो है वो सेक्शन पोर्शन से आते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो है वो कितना इजी पोर्शन है, अगर आपको मार्क्स जो है वो सिक्योर करने हैं अच्छे तो। उसके बाद है ऑर्डर। ऑर्डर 1 तो आपका पार्टीज से डील करता है। 6 to 9 प्लीडिंग्स, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट से डील करते हैं। इसमें से जो है वो आ जाते हैं, 6 to 9 में से जो है वो ऑलमोस्ट 2-3 सवाल बनते हैं। 39 में से लास्ट में क्वेश्चन बनता है। 41 और 43 में से जो है वो, 43 में से इतने नहीं, लेकिन 41 में से जो है वो आपके 3-4 बनते हैं क्वेश्चंस। तो अगर आप जो है वो इनको सही से पढ़ लेंगे तो आपके 20 मार्क्स इन माय ओपिनियन जो है वो कंफर्म्ड है। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका ऑर्डर है, ऑर्डर 9। ऑर्डर 9 बेसिकली डील करता है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज से। तो ऑर्डर 9 का जो रूल 1 है वो कहता है कि जो दिन समन्स में फिक्स किया गया है फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट, उसी दिन पे दोनों पार्टीज को कोर्ट में आना है लाजमन। या तो वो खुद आए, इन पर्सन आए, या उनके प्लीडर्स जो है वो आए कोर्ट में। ठीक है, तो ये इसकी आप हेडिंग ही देख लें तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पार्टीज टू अपीयर ऑन डे फिक्स्ड इन समन्स फॉर डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर। अब ये कहता क्या है? ऑन द डे फिक्स्ड इन समन्स फॉर द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर, the parties shall be in attendance at the courthouse in person or by their respective pleaders। अच्छा, इनको जो है वो मैंने डिफरेंट कलर्स से मार्क किया हुआ है। उसका पर्पस ये है कि ये एक ऐसी चीजें हैं जिनसे आपका क्वेश्चन बन सकता है। जैसे सपोज कर लीजिए आपसे सवाल ये बने कि ऑन द डे फिक्स्ड इन डैश फॉर द डिफेंडेंट टू अपीयर इन आंसर, the parties shall be in attendance at the courthouse in person or by their respective pleaders। अब इसमें से आपको ऑप्शंस देंगे कि किस में जो है वो, लाइक या तो वो आपको समन देगा, ऑप्शन 1 समन, ऑप्शन 2 नोटिस, ऑप्शन 3 कोई और चीज वो दे देगा। तो फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस चीज में जो है वो डे फिक्स किया गया था। तो समन्स में डे फिक्स किया गया था, और किसके लिए डे फिक्स किया गया है? डिफेंडेंट के लिए। तो ये भी सवाल बन सकता है कि ऑन द डे फिक्स्ड इन समन्स फॉर द डैश टू अपीयर एंड आंसर। फिर इसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट या विटनेस या एनीथिंग। तो फिर राइट आंसर होगा डिफेंडेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपके डायरेक्ट सही सवाल बनते हैं। या तो वो डिफेंडेंट का वर्ड हाइड कर देंगे और आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या इसमें आएगा, क्या आपको पुट करना पड़ेगा। या वो समन्स को हटा देंगे, और उसके बाद या वो जो है जिस तरह से ये कोर्ट हाउस लिखा हुआ है, तो कोर्ट हाउस को हटा देंगे और आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ पे जो है वो इनकी अटेंडेंस लाजमी है। तो इस तरह से जो है वो बनता है सवाल इन द लॉ गेट। वो पूरा जो है वो आपके बेयर एक्ट से होता है। तो अगर आपने ये चीज देखी हुई होगी तो आप जो है वो इजीली वहां पे सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद रूल 2 बेसिकली ये कहता है कि अगर जो डे फिक्स किया गया है समन्स में, उस दिन पे, क्योंकि अब रूल 1 कह रहा है कि आपको उस दिन पे कोर्ट में जो है वो अटेंडेंस आपकी लाजमी है, दोनों पार्टीज की लाजमी है। अब उस दिन वो जो प्लेंटिफ आया लेकिन डिफेंडेंट नहीं आया, और कोर्ट को पता ये चला कि ये जो डिफेंडेंट नहीं आया है वो प्लेंटिफ की गलती की वजह से नहीं आया है। क्यों? क्योंकि प्लेंटिफ ने जो कोर्ट फीस देनी होती है या जो पोस्टल चार्जेस देने होते हैं समन्स की सर्विस के लिए, वो प्लेंटिफ ने दिए ही नहीं थे। ठीक है, तो अब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट जो है वो प्लेंटिफ का सूट डिसमिस कर सकता है। अब यहाँ पे लफ्ज है मे। ठीक है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट अगर चाहे तो डिसमिस करे, चाहे तो प्लेंटिफ को अपॉर्चुनिटी दे कि आप दोबारा से जो है वो समन्स के कॉस्ट वगैरह जो है वो पे करें। ठीक है, तो अब इसमें से पहला कॉन्सेप्ट आप देखें। कॉन्सेप्ट क्या है? कि जो दिन समन्स में फिक्स किया गया है डिफेंडेंट की अपीयरेंस के लिए, उस दिन दोनों पार्टीज को आना है, प्लेंटिफ को भी डिफेंडेंट को भी। लेकिन अगर प्लेंटिफ आया और डिफेंडेंट नहीं आया, और कोर्ट को ये पता चलता है कि जो डिफेंडेंट नहीं आया उसका रीजन खुद प्लेंटिफ है, दैट मीन्स प्लेंटिफ ने पैसे ही नहीं दिए थे बेलिफ को ताकि वो सर्विस ऑफ समन्स करे। ठीक है, या पोस्टल चार्जेस जितने भी देने होते हैं वो प्लेंटिफ को देने होते हैं। प्लेंटिफ ने पैसे दिए ही नहीं, चार्जेस दिए ही नहीं, तो क्या हुआ? बेलिफ समन लेके ही नहीं गया। अब जब समन सर्व ही नहीं हुआ तो डिफेंडेंट आएगा कहाँ से? डिफेंडेंट को किस तरह से पता चलेगा कि मेरे खिलाफ इस कोर्ट में सूट है? ठीक है, तो अब वहां पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा द कोर्ट मे मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस्ड। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए यहाँ से वो सवाल इस तरह से बना सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 9 रूल 2, where on the day so fixed it is found that the summons has not been served upon the defendant in consequence of the plaintiff to pay the court fee or postal charges,
द कोर्ट में, अब ये मे लफ्ज हटा देंगे, मिटा देंगे, ये जो है वो आपका ऑप्शन होगा। अब इसमें से जो है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको क्या फिल करना है। ठीक है, तो कोर्ट डैश मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस्ड। अब फिर वहां पे आपको ऑप्शंस होंगे कि शेल, मे, शेल नॉट, मे नॉट। ठीक है, अब आपको सेलेक्ट क्या करना है, मे, कि यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है अगर ऐसी सिचुएशन है। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डर जाते हैं। अगर सपोज ये 3-4 लाइनें वहां पे आपको एज अ क्वेश्चन मिले, तो आप डर जाएंगे कि ये क्या है। ठीक है, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट पढ़ा हुआ होगा तो आप इजीली सेलेक्ट कर देंगे। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है कि कोर्ट के पास इस सिचुएशन में डिस्क्रिशनरी पावर होता है, तो दैट मीन्स वहां पे क्या ऐड करेंगे, आप मे ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो है वो सेकंड क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि वो जो है वो ये जो और है कि कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो ये भी दे सकते हैं कि डिसमिस्ड वर्ड हटा दें, और फिर आपको कहें कि अब आप सेलेक्ट करें कि कोर्ट क्या करेगा। क्या कोर्ट जो है वो सूट को हर्ड करेगा, प्रोसीड करेगा, डिसमिस करेगा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा डिसमिस, कोर्ट डिसमिस करेगा। तो इस तरह से जो है वो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और मेरे ख्याल से जो है वो ये बहुत ही इजी होता है अगर आपने डायरेक्ट को एक बार भी देखा हुआ हो तो। उसके बाद प्रोविजो ये कहता है कि ये जो ऑर्डर है वो जो है वो आप नहीं कर सकते, कोर्ट ये ऑर्डर नहीं करेगा डिसमिसल वाला, अगर कोर्ट को ये पता चलता है कि हालांकि समन्स तो सर्व नहीं हुए थे, प्लेंटिफ ने पैसे नहीं दिए थे, लेकिन डिफेंडेंट जो है वो अच्छा बंदा था, उसको जैसे ही किसी से पता चला सूट का, वो खुद ही आके उस दिन कोर्ट में प्रेजेंट हो गया। तो अगर डिफेंडेंट खुद ही कोर्ट में अपियर हो रहा है, तो फिर जो है वो कोर्ट ये डिसमिसल वाला ऑर्डर नहीं करेगी। तो इसमें से भी क्वेश्चन ये आ सकता है कि नो सच ऑर्डर शैल बी मेड। अब इसमें से वो क्या करेंगे, शेल को हटा देंगे। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इसमें क्या आएगा, मे आएगा, शेल आएगा, शेल नॉट आएगा, मे नॉट आएगा, इसी तरह के ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो मैंडेटरी है कि नो सच ऑर्डर शेल बी मेड। ऐसा ऑर्डर कोर्ट नहीं करेगा अगर समन्स तो सर्व नहीं हुए थे लेकिन डिफरेंट खुद ही आ गया उस दिन पे। ठीक है, अब रूल 3 है वेदर वेयर नीदर पार्टी अपियर्स सूट टू बी डिसमिस्ड, कि जो दिन फिक्स किया गया है समन्स में फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट, उस दिन पे डिफेंडेंट तो नहीं आया, लेकिन डिफेंडेंट के साथ साथ प्लेंटिफ भी नहीं आया। ठीक है, कोर्ट में ना तो प्लेंटिफ है ना डिफेंडेंट है, ना प्लेंटिफ का वकील है ना डिफेंडेंट का वकील है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में भी कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट क्या करेगी, सूट को डिसमिस कर देगी। अब इसमें से भी सवाल आ सकता है, द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस्ड, वो मे क्यों हटा देंगे और पूछेंगे कि अब कोर्ट क्या करेगी, शेल होगा, मे होगा, शेल होगा, शेल मे नॉट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बेसिक रूल क्या है, रूल 2 और रूल 3 में बेसिक जो आइडिया या कॉन्सेप्ट वो ये है कि अगर जो डिफेंडेंट नहीं आ रहा उस दिन पे और प्लेंटिफ की गलती की वजह से नहीं आ रहा, ठीक है, तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट क्या करेगी, उसका सूट डिसमिस कर देगी। ठीक है, और जिस दिन जो आना है पार्टीज को, उस दिन ना प्लेंटिफ आ रहा है और ना डिफेंडेंट आ रहा है, तो उस सिचुएशन में भी कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि क्या सूट क्या करेगी, डिसमिस कर देगी। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशंस में कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर होता है, तो इसीलिए आपको मे ही सेलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे मे ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं रूल 4 पे। अच्छा, रूल 4 बेसिकली आपको रेमेडी बताता है कि वो जो रूल 2 और रूल 3 में आपका सूट डिसमिस हुआ प्लेंटिफ का, तो प्लेंटिफ के पास क्या रेमेडी है उस सिचुएशन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे रूल 4 आपको दो रेमेडीज बताता है। पहली रेमेडी है द प्लेंटिफ मे ब्रिंग फ्रेश सूट और द कोर्ट में रिस्टोर सूट टू फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दो रेमेडीज हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो जनरल क्वेश्चन भी बनते हैं लॉ गेट में। ठीक है, बेयर एक्ट से तो वो वर्ड बाय वर्ड कॉपी करके बनाते हैं सवाल, लेकिन वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए ये भी सवाल बना सकते हैं कि सपोज कर लीजिए, इफ द सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज डिसमिस्ड अंडर ऑर्डर 9 रूल 2 एंड और रूल 3, देन व्हाट इज द रेमेडी विद द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ के पास क्या रेमेडी है, ऑप्शंस होंगे आपके पास। नंबर 1, प्लेंटिफ में ब्रिंग फ्रेश सूट। नंबर 2, प्लेंटिफ में नॉट ब्रिंग फ्रेश सूट। नंबर 3, द कोर्ट में रिस्टोर सूट। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, और फाइनल ऑप्शन होगा ए एंड सी। तो आपको ए एंड सी सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि प्लेंटिफ के पास दो रेमेडीज हैं अगर उसका सूट डिसमिस हो जाता है रूल 2 या रूल 3 में। कौन सी, पहली है कि प्लेंटिफ जो है वो नया सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है।
पहली रेमेडी। और रेमेडी नंबर 2 है कि वो एप्लीकेशन दे सकता है अंडर ऑर्डर 9 रूल 4 कि मेरा सूट रिस्टोर किया जाए। दैट मीन्स जो आपने डिसमिस किया था मेरे सूट को, उसको आप क्या करें, उस डिसमिसल को सेट असाइड करें। ठीक है, तो अब इसको हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है। तो रूल 4 का सब रूल 1 कहता है कि वेयर अ सूट इज डिसमिस्ड अंडर रूल 2 और रूल 3, कि जब आपका सूट रूल 2 या रूल 3 के तहत डिसमिस हो गया है, तो द प्लेंटिफ मे, अब यहाँ पे भी देखें मे, जहां जहां पे मे आ रहा है वहां पे आप जो है वो माइंड में रख लें कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्योंकि मे शेल वाला चक्कर ये बहुत देते हैं लॉ गेट में। ये जो है वो एटलीस्ट 10-15 सवाल तो ऐसे ही होते हैं जिसमें आपको मे शेल के बीच में वो फंसा देते हैं कि आप क्या सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लेंटिफ की मर्जी है, प्लेंटिफ की मर्जी है मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, मे आएगा। प्लेंटिफ की डिस्क्रिशन है, या तो वो फ्रेश सूट लेके आए या तो वो एप्लीकेशन दे। ठीक है, तो जहाँ पे मर्जी वाली बात आ जाती है कि आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं, वहां पे आपके पास क्या है, मे का लफ्ज आप सेलेक्ट करेंगे। द प्लेंटिफ मे, सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन, ब्रिंग अ फ्रेश सूट और ही में अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट द डिसमिसल असाइड। अब इसकी जो वर्डिंग है एग्जैक्ट, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 9 रूल 4, where a suit of plaintiff is dismissed under Rule 2 or Rule 3, the plaintiff may, subject to law of limitation। अब ये सारे हटा देगा और उसके बाद आपको इसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या क्या रेमेडीज हैं उसके पास, वो क्या कर सकता है। ऑप्शन ए होगा ब्रिंग अ फ्रेश सूट, ऑप्शन बी होगा मे अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट द डिसमिसल असाइड, ऑप्शन 3 होगा कि वो जो है वो ही में फाइल कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन। अब आपको जो है वो इसमें से राइट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या राइट है, और ए और बी राइट थे। ठीक है, तो अब ऑप्शन डी होगा कि ए और बी, तो आप जो है वो दोनों सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से बनता है। और यहाँ पे ये देखिए कि सब ब्रैकेट में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशंस। तो यहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन बन सकता है कि सपोज ये लॉ ऑफ लिमिटेशन को हटा दें और आपसे पूछेंगे यहाँ पे कौन सा लॉ मेंशन किया था हमने। ठीक है, अब ये सवाल एज इट इज, ये पूरी वर्डिंग एज इट इज वो वहां पे कॉपी पेस्ट करेंगे, लॉ ऑफ लिमिटेशन को हाइड कर देंगे। अब आपको बोलेंगे कि सेलेक्ट करो कि सब्जेक्ट टू दी विच लॉ, कौन सा लॉ, अब वो बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीपीसी या फिर लॉ ऑफ लिमिटेशन। आप सेलेक्ट करेंगे लॉ ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो लिमिटेशन पीरियड यहाँ पे जो है वो अप्लाई होता है किसी भी कोई भी सूट आप लेके आ रहे हैं कोर्ट में तो। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो क्या हो सकता है कि अच्छा प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 भी जो है वो अप्लाई होते हैं। ठीक है, सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 का जो है वो अप्लाई होंगे टू एप्लीकेशंस अंडर सब रूल 1, कि ये जो एप्लीकेशन भी दे सकता है ना प्लेंटिफ कि मेरा सूट आप रिस्टोर करें या वो जो डिसमिसल है उसको सेट असाइड करे, तो वो जो एप्लीकेशन देनी होगी उसके ऊपर सेक्शन 5 के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। और ऐसे जो प्रोविजंस होते हैं इनमें से भी सवाल बनते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो इस चीज को भी नजर में रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं रूल 6 के ऊपर। अब रूल 6 कहता है कि क्या प्रोसीजर होगा अगर सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर होता है। तो लास्ट में हमने देखा कि एक बार प्लेंटिफ अपीयर हुआ था, एक बार दोनों अपीयर नहीं हुए थे। ठीक है, अब जो सिचुएशन आ रही है वो ये है कि सिर्फ प्लेंटिफ उस दिन पे आ रहा है लेकिन डिफेंडेंट जो है वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो where the plaintiff appears and the defendant does not appear when the suit is called on for hearing, तो उसमें तीन सिचुएशंस हो सकते हैं या तीन रीजंस हो सकते हैं डिफेंडेंट के ना आने के। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए समन ड्यूली सर्व हो गए, इफ ठीक है अगर समन्स ड्यूली सर्व हो गए और प्लेंटिफ ये प्रूफ कर देता है कि हाँ सर मैंने जो समन्स है वो सर्व करा दिए हैं और समन जो है वो ड्यूली सर्व हो चुके हैं डिफेंडेंट के ऊपर, डिफेंडेंट को पता चल गया है कि मेरे खिलाफ सूट जो है वो दाखिल हो चुका है, उसके बाद भी डिफेंडेंट जो है वो आज की डेट पे कोर्ट में नहीं आया, तो उस सिचुएशन में क्या है, कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो एक्स पार्टे प्रोसीड कर सकती है। ठीक है, तो अगर बात आई कि व्हेन ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स एंड डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर ऑन द डे फिक्स्ड ऑन फॉर हियरिंग, कि जो डे फिक्स किया गया था हियरिंग के लिए उस दिन पे सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर होता है और डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता, और प्लेंटिफ ये प्रूफ कर देता है कि मैंने जो सर्व कराए थे वो ड्यूली सर्व हुए हैं डिफेंडेंट के ऊपर, तो वहां पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर आ जाता है कि कोर्ट क्या करेगी, एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर देगी। अब इसमें से भी सवाल आ सकता है आपका कि सपोज क्वेश्चन हो आपका कि अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 9 रूल 6 सब रूल 1,
इफ इट इज प्रूव्ड दैट द समन वाज टूली सर्व्ड, द कोर्ट अब मे को हटा देंगे, बोलेंगे प्रोसीड एक्स पार्टे। तो अब मे में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे मे है, ठीक है। अब वहां पे ऑप्शंस होंगे शेल, शेल नॉट, मे नॉट। अब या तो एक्स पार्टी को वो हटा देंगे कि कोर्ट किस तरह से प्रोसीड करेगी, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकती है। उसके बाद है व्हेन समन्स नॉट ड्यूली सर्व्ड, कि अगर कोर्ट को ये प्रूव हो जाता है कि समन जो है वो सर्व ही नहीं हुए ड्यूली उसके ऊपर, तो कोर्ट के पास वहां पे जो है वो मैंडेटरी प्रोविजन है कि कोर्ट शेल डायरेक्ट सेकंड समन टू बी इशूड एंड सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट। कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि कोर्ट के सामने प्रूफ हो जाता है कि डिफेंडेंट को समन ड्यूली सर्व हुए ही नहीं है, तो फिर वहां पे कोर्ट के पास क्या पावर है, कोर्ट शेल, ठीक है। सो कोर्ट के पास जो है वो मैंडेटरी है कि वो सेकंड समन इशू करेगी, ठीक है, डिफेंडेंट के ऊपर सेकंड समन जो है वो सर्व कराएगी। तो यहाँ पे भी शेल को आप याद कर लें कि इस सिचुएशन में जो है वो शेल का वर्ड आता है। उसके बाद थर्ड सिचुएशन ये है कि समन सर्व तो हुए हैं बट नॉट इन ड्यू टाइम, सफिशिएंट टाइम में सर्व नहीं हुए, ठीक है। तो अब ऐसी अगर सिचुएशन अराइज हो रही है, तो वहां पे भी मैंडेटरी प्रोविजन है कि कोर्ट शेल पोस्टपोन द हियरिंग ऑफ द सूट टू अ फ्यूचर डे। अब यहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशन नहीं है कि कोर्ट की मर्जी है कि वो या तो पोस्टपोन करे या तो उसी दिन सुने। यहाँ पे लॉ कहता है कि कोर्ट को क्या करना है, पोस्टपोन करना है लाजमी, ठीक है। सो कोर्ट शेल पोस्टपोन द हियरिंग ऑफ द सूट टू अ फ्यूचर डे टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट एंड शेल डायरेक्ट नोटिस ऑफ सच डे टू बी गिवन टू द डिफेंडेंट। अब इसमें से आपका डिफेंडेंट का लफ्ज हटा के वो ये सवाल कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 9 रूल 6 where the plaintiff appears and defendant does not appear and it is proved that summon was served on the defendant but not in sufficient time to enable him to appear and answer on the day fixed in summon, the court shall postpone the hearing of the suit to a future date to be fixed by the court and shall direct notice of such date to be given to the। अब यहाँ पे डैश आ जाएगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा किसको नोटिस देना है कोर्ट को, प्लेंटिफ को देना है या डिफेंडेंट को देना है या विटनेस को देना है या प्लीडर को देना है। तो आप सेलेक्ट करेंगे डिफेंडेंट को देना है, ठीक है, क्योंकि आप सवाल ही पढ़ेंगे तो आपको उसी से अंदाजा हो जाएगा कि प्लेंटिफ तो आया हुआ है उस दिन। तो अब नोटिस किसको जाना चाहिए, डिफेंडेंट को जाना चाहिए। तो ये जो सवाल बनाते हैं वो इसी तरह का बनाते हैं। अब वहां पे स्टूडेंट्स ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख के डर जाते हैं, लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे एक बार रिलैक्स रह के तो आप समझ जाएंगे कि ये बात क्या कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद सब रूल 2 है, वो ये कह रहा है कि वेयर इट इज ओइंग टू द प्लेंटिफ डिफॉल्ट दैट समन वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड, कि अगर प्लेंटिफ की डिफॉल्ट की वजह से या तो समन सर्व ही नहीं हुआ है या सफिशिएंट टाइम में सर्व नहीं हो पाया है, तो वहां पे भी कोर्ट का जो है वो मैंडेटरी प्रोविजन है कि कोर्ट शेल ऑर्डर द प्लेंटिफ टू पे द कॉस्ट ओकेन्ड बाय द पोस्टपोनमेंट, कि ये जो कोर्ट पोस्टपोन कर रही है हेयरिंग, उसकी वजह से जितनी कॉस्ट जो है वो इनकर होंगी वो प्लेंटिफ को पे करने का ऑर्डर करेगी कोर्ट। तो यहाँ पे भी शेल का लफ्ज है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं सेटिंग असाइड डिग्री एक्स पार्टी अगेंस्ट द डिफेंडेंट, ठीक है। सो ऑर्डर 9 के रूल 6 का जो ए था, उसमें ये था कि अगर जो है वो ये प्रूव हो जाता है कि समन्स ड्यूली सर्व्ड हो गए हैं लेकिन फिर भी डिफेंडेंट नहीं आया, तो कोर्ट के पास जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर था, मे का लफ्ज वहां पे इस्तेमाल हुआ था कि द कोर्ट मे प्रोसीड एक्स पार्टी। अब सपोज कर लीजिए कोर्ट ने जो है वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स की, उसके नतीजे में कोर्ट ने डिग्री दे दी, ठीक है, डिग्री भी आ गई डिफेंडेंट के अगेंस्ट। उसके बाद डिफेंडेंट को पता चल रहा है कि मेरे खिलाफ तो ये केस भी हुआ था और ये डिग्री भी आ गई है मेरी एब्सेंस में, अब उसके पास क्या रेमेडी है, ठीक है। तो अब ये आपसे वो जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रेमेडी विद द डिफेंडेंट इफ एन एक्स पार्टी डिग्री इज पास्ड अगेंस्ट हिम। तो वहां पे आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा कि रेमेडी उसके पास क्या है। ऑर्डर 9 के रूल 13 वाली रेमेडी है उसके पास। क्या रेमेडी है कि वो एक एप्लीकेशन मूव करेगा अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 कि मेरा जो एक्स पार्टी ये डिग्री मेरे खिलाफ आई है, इसको आप क्या करें, सेट असाइड करें, ठीक है। और फिर वो कोर्ट को रीजंस देगा कि क्या रीजंस थे मेरे जो है वो नॉन अपियरेंस के, और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो कोर्ट शेल मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड द डिग्री एज अगेंस्ट हिम। तो यहाँ पे क्या है, शेल का लफ्ज है, ठीक है। डिफेंडेंट के पास पहले जो है वो डिस्क्रिशनरी रिलीफ है कि वो जो है वो अप्लाई कर सकता है कोर्ट में, एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट में कि ये जो डिग्री एक्स पार्टी आई है मेरे खिलाफ इसको सेट असाइड करें। और अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा तो फिर कोर्ट शेल मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड द डिग्री एज अगेंस्ट हिम।
ठीक है, तो यहाँ पे शेल का लफ्ज है ऑर्डर 9 के रूल 13 में, और ये रेमेडी है डिफेंडेंट के पास। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार्स फ्रेश सूट। ठीक है, अगर जो है वो सूट होली या पार्टली डिसमिस हो रहा है अंडर रूल 8, तो वहां पे प्लेंटिफ नया सूट नहीं लेके आ सकता ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। वहां पे उसके पास सिर्फ क्या रेमेडी है, वहां पे वो सिर्फ एप्लीकेशन दे सकता है कि आप इस डिसमिसल को सेट असाइड करें। ठीक है, तो अगर रूल 8 के तहत सूट आइदर होली या पार्टली डिसमिस हुआ है, तो वहां पे प्लेंटिफ शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग अ फ्रेश सूट। अब यहाँ पे आपका ये सवाल भी बन सकता है कि वेयर अ सूट इज होली और पार्टली डिसमिस्ड अंडर रूल 8, द प्लेंटिफ, अब यहाँ पे वो हटा फ्रॉम ब्रिंगिंग अ फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो आइदर यहाँ पे आपका शैल बी प्रिक्लूडेड वाला पोर्शन जो है वो हिडन हो जाएगा, या ब्रिंगिंग अ फ्रेश सूट वाला पोर्शन जो है वो आपको चूज करना पड़ेगा, लाइक वो ऑप्शंस में आ जाएगा, या ऑन द बेसिस ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो ये जो सेम कॉज ऑफ एक्शन है इसको वो हाइड कर देंगे और आपको चूज करना पड़ेगा कि इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कॉज ऑफ एक्शन, तो सेम कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, उसके बाद है बट ही में अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट द डिसमिसल असाइड। दैट मीन्स कि वो ऑर्डर 9 रूल 9 की एप्लीकेशन दे सकता है कि आप जो डिसमिसल जो आपने किया है उसको आप सेट असाइड करें। और अगर वो कोर्ट को जो है वो बता देता है, लाइक सफिशिएंटली उसको प्रूफ कर देता है कि मैं जो है वो क्यों नहीं आ पाया था उस दिन, या जो है वो क्या मतलब रीजन था उसका, तो फिर कोर्ट जो है वो क्या करेगी, उस डिसमिसल को सेट असाइड करेगी और फिर क्या करेगी, फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए जो है वो सूट को रखेगी। ठीक है, सो शैल अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट। तो अब इसमें लास्ट में आप देखें तो शैल का लफ्ज है, एंड शैल अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट। ओके, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है सब रूल 2, नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस रूल unless notice of the application has been served on the opposite party। अब इसमें से वो क्या करते हैं, वो जो अपोजिट पार्टी का लफ्ज है इसको हटा देते हैं और फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि अनलेस द नोटिस हैज बीन सर्व्ड ऑन द नंबर 1 प्लेंटिफ, नंबर 2 डिफेंडेंट, नंबर 3 अपोजिट पार्टी, एंड नंबर 4 जो है वो आपका कोई भी वो दे देंगे। तो आपको सेलेक्ट क्या करना पड़ेगा, अपोजिट पार्टी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपका क्वेश्चन बने। अच्छा, तो ये था हमारा लेक्चर रिगार्डिंग ऑर्डर 9। अब ऑर्डर 9 के जितने भी रूल्स जो हैं वो जरूरी हैं या जिनसे एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैंने सारे जो है वो डिस्कस किए हैं आपके साथ। तो इनमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर जो है वो लाइक समझ में आ गया और इस वजह से जो आपका ऑर्डर 9 है वो क्लियर हो गया अच्छे तरीके से, तो आप काइंडली लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। और उसके बाद जो है वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि डॉकेट के लेक्चर सब डे बाय डे में अपलोड करती रहूंगी, ताकि आप जो है वो अवेयर रहे हर ही लेक्चर के साथ। उसके बाद हर ऑर्डर से या हर सेक्शन से क्या क्या एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज बन सकते हैं, और कैस वो पैटर्न जो है वो मेरा सेम होगा जो कि आपके एक्चुअल लॉ गेट में आ रहा है पैटर्न। ठीक है, उसमें जनरल क्वेश्चंस मेजोरिटी में नहीं आते, वहां से आपके डायरेक्ट से ही सवाल बनते हैं, जिस तरह से मैंने इस लेक्चर के ट्यूरिंग बताया है। तो फिर जो है वो सारे मैंने बना के रखे हुए हैं अपने पास, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने जो है वो एक्सपेक्टेड जो जो मुझे लग रहा था कि इससे भी सवाल आ सकता है, इससे भी सवाल आ सकता है, वो मैंने सारे जो है वो लिख लिए थे, और वो मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल भी हैं। तो अगर आपको वो भी चाहिए तो आप जो है वो कमेंट्स में बोल सकते हैं, या फिर जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसमें जो है वो आप ज्वाइन करके वहां पे जो है मैं सारा मटेरियल जो भी है रिगार्डिंग लॉ गेट, जितने भी एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड हैं हर एक पोर्शन से, वो मैं शेयर करूंगी। तो आप जो है वो ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी रिगार्डिंग लॉ गेट, जो कि मैं स्टार्ट करूंगी फ्रॉम 15 अप्रैल, उसमें भी जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब उसका क्या प्रोसीजर होगा वो सब जो है वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। सो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।